ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू द सेक्शन सी ऑफ द मॉक। और यहाँ पे अब हमें पता है कि दो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। सो यस। मूविंग ऑन, जो पहला सवाल मेरे पास आ गया, ये मुझे नजर आ रहा है कंसोलिडेशन का। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको कंसोलिडेशन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो ये आपके लिए एक तरह से ईद हो जाती है, क्योंकि कंसोलिडेशन का सवाल इज रियली वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, क्योंकि वही दो चार फिक्स चीजें होती हैं जो हर दफा उसमें दी होती हैं, और उसी के इर्द गिर्द हमें पूरा क्वेश्चन जो है उसको देखना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं रिक्वायरमेंट देखूं तो उसने इस क्वेश्चन को 20 मार्क्स को दो रिक्वायरमेंट्स में स्प्लिट किया है। रिक्वायरमेंट ए कैलकुलेशन से रिलेटेड है, 16 मार्क्स। एंड रिक्वायरमेंट बी में वो कह रहा है एक्सप्लेन, 4 मार्क्स के लिए। सो लेट्स सी। रिक्वायरमेंट ए में कहते हैं प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हार्वी ग्रुप एज एट 31 मार्च 65। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स एरिया है वो बड़ा थोड़ा सा होता है। ठीक है, छोटा सा एरिया है। मुझे अपना पूरा आंसर इसी एरिया के अंदर समेटना है, कैलकुलेशंस भी करनी है, वर्किंग्स भी करनी है। सो लेट्स मेक द फॉर्मेट सबसे पहले। सो सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूंगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन। एज एट ईयर एंड एज 31 ऑफ 31st। मार्च 20x5। ठीक है, उसने डॉलर ट्रिपल जीरोस यूज किए हैं, हम भी डॉलर ट्रिपल जीरोस यूज करेंगे। ठीक है, दो कॉलम्स, और सबसे पहले आएंगे हमारे पास एसेट्स, जिसमें सबसे पहली चीज हम लोग लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहली चीज हमारे पास आएगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद उसने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन लेडॉन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन लेडॉन तो ये वही है, सब्सिडरी है, लैंडॉन है, सॉरी लैंडॉन। तो ये तो इसकी जगह आएगी गुडविल। गुडविल के बाद उसने अदर इन्वेस्टमेंट्स लिखी हुई हैं, हम भी लिख देंगे अदर इन्वेस्टमेंट्स। एंड उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर हम लोग लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में उसने आपको तीनों एसेट्स अलग अलग दिए हैं। फर्स्ट वी यस। हैव इन्वेंट्री, देन वी हैव रिसीवेबल, एंड देन वी हैव आई गेस बैंक। कै नहीं, कैश दिया हुआ है। कै ओके, सो ये आ गया जी हमारे पास कैश। इसके बाद दो लाइन छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टोटल एसेट्स। अच्छा, अब यहाँ तक मैं सम का फॉर्मूला लगा दूंगा टोटल वाले कॉलम पे। ठीक है, करंट और नॉन करंट पे। इसी तरह जो करंट और नॉन करंट पे सम के फॉर्मूलाज लगा देंगे। जहाँ तक वैल्यूज डाली हुई है उसका एक रो एक्स्ट्रा भी ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, नॉन करंट पे दो रोज एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, खाली रो ऐड करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। अच्छा जी, इसके बाद विल बी हैविंग इक्विटी। इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। एक लाइन छोड़ के लिखूंगा मैं ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिख दूंगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बाद मुझे नजर आ रही हैं जी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में से लिखा है बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग्स यानी कि लोन्स। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है जी, यहाँ पे मैं एक दो लाइन छोड़ दूंगा और लिखूंगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में से लिखें पेएबल्स, हम भी लिख देंगे पेएबल्स। और दो लाइनें छोड़ के तीन लाइनें लिख देंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट तो हमने रफ स्केच कर लिया है। अब इस पे भी सम के फॉर्मूलाज डाल देंगे। ठीक है, और क्योंकि इसको हमने टाइम पोर्शन तो करना नहीं होता, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज हैं, जो इजी सीधे सीधी वैल्यूज हैं, वो हम डालते जाएंगे। ठीक है, सम के फॉर्मूलाज हम यहाँ पे पहले डालते हैं। अब अगेन देखें, जहाँ पे वैल्यूज नहीं है मैंने उनको भी रोज को बीच में ऐड कर लिया हुआ है। ठीक है, ताकि इन केस अगर बाद में कोई चीज आ जाए तो वी कैन ऐड इट। अच्छा, अब अगर मैं फॉर्मेट में चीजें डालता जाऊँ
तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इज इक्वल टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पेरेंट का है 150,000 प्लस सब्सिडी का है 90,000। गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, अदर इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट की हैं 20,000 की। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इन्वेंट्री आ गई, इज इक्वल टू पेरेंट की इन्वेंट्री इज 48,000 प्लस सब्सिडी 30,000। इसके बाद वी हैव रिसीवेबल्स 36,000 प्लस 26,000। कैश इज 12,000 प्लस 4,000। ठीक हो गया। देन उसके बाद शेयर कैपिटल में फिलहाल मैं पेरेंट का लिख देता हूँ। पेरेंट का शेयर कैपिटल इज 100,000। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग से आती है, नॉन करंट लाइबिलिटी में जो बोरोइंग्स हैं वो लिख लेते हैं, दैट्स 60,000 प्लस 20,000। एंड पेबल भी हम डाल देते हैं, पेरेंट का है 21,000 प्लस 20,000। तो यहाँ तक का काम करने के रफली जो हमारे मार्क्स बनते हैं वो तकरीबन 4, 3 इतने मार्क्स बन जाते हैं। अब 16 में से देखो, सिंपल सी बात है, मुझे 8 नंबर चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द वर्किंग्स। वर्किंग नंबर 1 हमारी होती है ग्रुप स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्या हो रहा है जी वर्किंग में, सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन जी, प्लीज पढ़िएगा। On 1st October 20x4, Harvey Co. acquired 75% of equity shares of London Co. The consideration comprised immediate cash of 55 million, a deferred cash payment of 30 million payable on 1st October 20x5, and contingent consideration of 10 million payable on 1st October 20x6 if London Co. meets specified performance targets. बस। The fair value of अब ये जी यहाँ पे 3 इसने तरीके बता दिए इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 चीजें हैं, कैश है, डिफर्ड कंसिडरेशन और कंटिजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, तो वर्किंग वन हमारी बन सकती है, हम वर्किंग वन बना लेते हैं। वर्किंग वन के अकॉर्डिंगली किसने किसको एक्वायर किया जी, हार्वी ने एक्वायर किया है London लैंडन को। ठीक है, कितने परसेंट, 75%। 75 एंड द रेस्ट 25% इज व्हाट, एनसीआई। non-controlling वर्किंग नंबर 2, नेट एसेट्स ऑफ लैंडन। land दो डेट्स होती हैं, कौन कौन सी जी, acquisition and एक्विजिशन reporting. डेट एंड रिपोर्टिंग डेट। अब अगेन पूरा वर्ड लिखना है, एग्जाम है हमने होपफुली एक दफा ही जाना। सो डॉलर्स ट्रिपल जीरोस हम डालेंगे यहाँ पे दोनों जगह पे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्सिडी का शेयर कैपिटल। ठीक है, सब्सिडी का शेयर कैपिटल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली है वो है 50,000 का। ठीक है, और ये हमें पता है दोनों डेट्स पे क्या रहता है, सेम रहता है। इसके बाद आएंगी जिसकी रिटेन्ड अर्निंग्स, बिकॉज देयर इज नो शेयर प्रीमियम। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो उसने रिपोर्टिंग डेट की बताई हुई है वो 60,000 की है। यहाँ पे कुछ 2, 4 लाइन छोड़ के यहाँ पे सम का मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ ताकि चीज़ें ज़रा इजी हो जाएं। कॉपी करके पेस्ट किया फॉर्मूला को। वर्किंग नंबर 3 हमारे पास आएगी गुडविल, और गुडविल में डॉलर ट्रिपल जीरो डाल के सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पहला जो कंपोनेंट था वो था कैश, कितना, 55 मिलियन, उसको मैं 55,000 लिखूंगा। इसके अलावा वी हैड डेफर्ड कंसिडरेशन, Yes. एंड डेफर्ड कंसिडरेशन के बाद वी हैड कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, अब वो इनकी इंफॉर्मेशन दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। सो डेफर्ड कंसिडरेशन थी 30 मिलियन की, पेबल ऑन 1st October x5, 1 साल के बाद हमने पे करना है। ठीक है, और जो यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट दिया है वो कितने परसेंट दिया है, 10% का। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 30 मिलियन को डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर, रेज टू द पावर 1। ठीक One. है, 1 साल बाद पे कराना। सो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। कंटिजेंट कंसिडरेशन जो हमें पे करनी है वो है 10 मिलियन की, लेकिन वो उसने कहा जी कि अगर टारगेट मीट होगा तब है। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट कंसिडरेशन ऑन वाज 7.5 मिलियन ऑन 1st October x4। तो जिस दिन हमने एक्वायर किया उस दिन उसकी वैल्यू 7.5 मिलियन है, तो 75 मिलियन लिख लेंगे। अच्छा, आगे कहता है एंड ऑन 1st October एंड 8.5 मिलियन एट 31st March x5। साल के एंड पे जाते जाते इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन के ऊपर तो मैं अनवाइंडिंग चार्ज करूंगा। ठीक है, अब कंटिजेंट कंसिडरेशन की जो वैल्यू बढ़ रही है ये भी हमारा एक तरह का लॉस ही है। ठीक है,
एक्सपेंस है, जिस तरह अनवाइंडिंग होती है, सॉर्ट ऑफ ये अनवाइंडिंग ही है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं हार्वी इलेक्टेड टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन लैंडन एट फेयर वैल्यू विच वाज असेस्ड टू बी 20 मिलियन एट द एक्विजिशन डेट। यानी ये आपके पास 20 मिलियन क्या आ गया, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 20 मिलियन यानी कि 20,000। और यहाँ पे जब इसमें मैं माइनस करूंगा नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट, तो इज इक्वल टू माइनस उसका लिंक कर देंगे हम। जैसे ही वो वैल्यू अमेंड होगी यहाँ पे एडिट हो जाएगी वो value। और इसका मैं सम लगा दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगी गुडविल एट एक्विजिशन। गुडविल एट एक्विजिशन। अच्छा जी, आगे कहते हैं जी लैंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन वर 28.5 मिलियन। एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग्स को तो उसने बता दी है 28,500। लिख देते हैं। रिपोर्टिंग डेट की कितनी थी इसकी? Six 60 था। 60,000. टाइपिंग एरर हुआ है। ये टाइपिंग एरर हमें मरवा देगा। अच्छा, उसके बाद कहता है जी ऑन एक्विजिशन हार्वी ओनली रिकॉर्डेड द कैश कंसिडरेशन एंड इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हार्वी यूजेस द डिस्काउंट रेट ऑफ 10% फॉर अनवाइंडिंग वेयर एप्लीकेबल। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे नोट करनी है आपने कि सब्सिडी आपके पास है फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब है अनवाइंडिंग पे 6 मंथ्स की होगी, अगर कोई एक्सेस डिप्रिसिएशन आएगी दैट वुड बी फॉर 6 मंथ्स एंड सो ऑन। ठीक है। उसने जो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड किया 55 मिलियन ही कैश रिकॉर्ड किया था, बाकी उसने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इसका मतलब बाकियों को फिर आपने लाइबिलिटी में अपने पास रिकॉर्ड करना है। अब डेफर्ड कंसिडरेशन आपने अगले साल एंड होने के 6 महीने के अंदर पे करनी है, तो इसका मतलब है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। और जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है वो आपने पे करनी है 1 अक्टूबर 6 को, यानी कि वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है। सो यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी में हम लिख देंगे कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे डेफर्ड कंसिडरेशन, लेकिन डेफर्ड कंसिडरेशन में क्या आ जाएगा, डेफर्ड कंसिडरेशन प्लस उसकी अनवाइंडिंग। ठीक है। Unwinding. वो हम बाद में देखते हैं, वैल्यूज पे जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं जी। क्या कह रहे हैं जी, पढ़िएगा। At the date of acquisition, the fair values of London's assets were equal to their carrying amounts, except for a building whose fair value exceeded its carrying amount by 12 million. At this date, the remaining useful life of the building was 12 years. यानी कि आपके पास आगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। और किसकी है, बिल्डिंग की। नाम लिख Yes, दिया है। कितनी वैल्यू है जी, इंक्रीज हो रही है 12 मिलियन। 12 million. तो 12,000 एक्विजिशन पे, 12,000 रिपोर्टिंग पे ऐड कर देंगे। और इस पे आएगी एक्सेस डिप्रिसिएशन। एंड वो कैसे कैलकुलेट होगी, इज इक्वल टू माइनस दिस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 12 ईयर्स इनटू 12. 6/12। और यही वैल्यू मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी एडजस्ट करूंगा। ठीक है। प्लस ये 12,000 प्लस ये -500। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे। Yes. On 31st March 20x5, Harvey issued a 60 million convertible bonds at nominal value. The bonds pay नाउ interest हार्वी annually वाज in पेरेंट, ओके। पेरेंट ने अपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए हैं। ठीक है। The bonds pay interest annually in arrears at 4% per annum. On 31st March 2007, bondholders can choose whether to redeem their bonds for its nominal value or convert them into a fixed number of Harvey ordinary shares. The market rate for a similar non-convertible bond is 10%. Harvey has recognized the proceeds of 60 million on issue of the convertible bonds as borrowing within non-current liabilities. अब नॉन करंट लाइबिलिटी में जिसने 60 मिलियन रिकॉर्ड किया हुआ है, जो हमने भी रिकॉर्ड कर दिया है, वो कह रहा है ये तो जो बॉन्ड्स की जो प्रोसीड्स हैं हमने वो रिकॉर्ड किए, लेकिन प्रोसीड्स तो नहीं जाना। अब इसको हमने क्या करना है, कन्वर्टेबल को डेट और इक्विटी के दरम्यान में डिवाइड करना है, और जो डेट वाला एलिमेंट है उसको हमने डेट में रिकॉर्ड करना है, और इक्विटी वाले को इक्विटी में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। Yes. सो इसका मतलब है ये एक वर्किंग बन जाएगी। इंटरेस्ट रेट कितना है इस पर बताया जी, 10%। 10%. ठीक है। और 10% के लिए देखो उसने डिस्काउंट फैक्टर्स भी आपको दिए हैं। नाउ इट्स नॉट अ वर्किंग जो कि आपकी कंसोलिडेशन की वर्किंग है, तो आई कॉल इट वर्किंग नंबर 6 में भी। कौन से हैं जी कन्वर्टेबल्स, नॉमिनल इंटरेस्ट कितना है जी 4%। सो लेट्स कॉल देम 4%. 4% कन्वर्टेबल्स। ठीक है। अब सबसे पहले आपने करनी है स्प्लिट अकाउंटिंग इसकी।
ठीक है। स्प्लिट अकाउंटिंग में आपको सबसे पहले देखना है कि कैश कितना पे हो रहा है। कैश, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो डिस्काउंट फैक्टर के साथ एंड यू गेट द प्रेजेंट वैल्यू। Right. डॉलर ट्रिपल जीरोज में डिस्काउंट फैक्टर लेंगे आप 10% वाला, और ये भी आएगा डॉलर ट्रिपल जीरोज में। Triple ठीक है। अब आपने जो पेमेंट्स करनी है वो कब करनी है, कितने साल है जी। zero. 31 मार्च x5 यानी साल के आखिरी दिन आपने इशू की है। Yes. अच्छा, साल के आखिरी दिन इशू किया तो उसका मतलब है इस पे इंटरेस्ट नहीं लगाना आपने। ठीक है ना। सिर्फ आपने इसको डेट और इक्विटी में डिवाइड करना है और वैल्यूज उठानी है। सो इसका मतलब है मैंने पेमेंट देखनी है 2 साल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे पहली पेमेंट जाएगी 31 ऑफ मार्च 2006 x6, फिर जाएगी 31 मार्च x7। 7. लोन था हमारे पास कन्वर्टेबल 60 मिलियन यानी कि 60,000। इसका हमें पे करना है 4%। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल हम इसको पे करेंगे 4%, और इस 4% में फिर हम ऐड कर देंगे 60,000 का इंटरेस्ट, सॉरी जो नॉमिनल वैल्यू है। तो टोटल हमें पे करना है 62,400। डिस्काउंट फैक्टर पहले साल कितना है 0.909, दूसरे साल कितना है 0.826। 8 to मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस इंटू दिस। ठीक है, और जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, सो ये आपके पास आ जाएगी डेट की वैल्यू। ठीक है, सम का फॉर्मूला डालो, ये आ गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आपके पास आ गई है। टोटल जो आपको कैश मिला था वो कितना मिला था, 60 मिलियन का। 6. सो Yes. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज योर इक्विटी कंपोनेंट या इक्विटी ऑप्शन। अब इस इक्विटी ऑप्शन को उठा के मैं इक्विटी में डाल दूंगा। ठीक है, शेयर कैपिटल के बाद देखो तो वैल्यू जगह छोड़ी हुई है ना, यहाँ पे इक्विटी ऑप्शन को ले जाऊंगा मैं। अच्छा, अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बोरिंग्स वाली वैल्यू जो है, ये 80,000 जो है, इसमें से मैं 60,000 माइनस कर दूं, और जो डेट वाली नई वाली वैल्यू है उसको ऐड कर लूं। और दूसरा तरीका ये है कि जो इक्विटी ऑप्शन मैंने निकाला है, इक्विटी ऑप्शन को इसमें से माइनस कर दूं, क्योंकि सिर्फ इक्विटी ऑप्शन ही एक्स्ट्रा है ना, तो मैं इसको यहाँ से माइनस कर Yes. लेता हूं। ठीक है, इक्विटी ऑप्शन ये वाला, एंड देयर यू गो, ये एडजस्ट हो गया बस। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे क्या कह Yes. रहे हैं पढ़िएगा। During February 20x5, London sold goods to Harvey for 8 million and made a 20% margin. Harvey held 3 million of these goods on 31st March 20x5. ओके, सो सेल इज फ्रॉम सब्सिडी टू पेरेंट, तो पर्प जो है वो जाएगा नेट एसेट्स वाली वर्किंग में। यहाँ पे आएगा जी Yes. पर्प। ये रेंट पे कितने की चीजें पड़ी हुई हैं, 3 मिलियन की, राइट। Yes. और 3 मिलियन की चीजों पे मार्जिन है 20% का, तो 3 मिलियन माइनस 3 मिलियन इंटू 20/100, 600 का आपका पर्प है। इस पर्प को हमने रिपोर्टिंग डेट पे माइनस कर दिया और इन्वेंट्री से भी माइनस करना है। ठीक है, तो इन्वेंट्री में गए, डबल क्लिक किया यहाँ पे, प्लस का साइन डाला और उसको सिलेक्ट किया ताकि माइनस हो जाए। ठीक, Yes. आगे जी प्लीज। Yes. Um, At 31st March 20x5, London's trade receivables include 8 million due from Harvey. Harvey's trade payables include 6 million due to London. Harvey paid 2 million to London on 31st March 20x5. However, London has not yet recorded this in its accounts. तो ये 2 मिलियन कैश एंड ट्रांसफर है ना, कैश एंड ट्रांसफर को आप क्या करते हो, कैश में ऐड करते हो, रिसीवेबल से माइनस करते हो। सो कैश में टू Yes. मिलियन ऐड किया, रिसीवेबल्स वाला जो है इसमें से आपने माइनस कर दिया कितना जी, 2 मिलियन। उसके बाद इंटर कंपनी बैलेंस आपका रह जाएगा 6 मिलियन का, तो वो आप रिसीवेबल और पेएबल दोनों में से माइनस कर लोगे। रिसीवेबल में से 6 माइनस किया, साथ ही आप पेएबल में से भी 6 मिलियन को क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, At 31st March 20x5, the goodwill arising on the acquisition of London was assessed to be impaired by 10%. तो इज इक्वल टू माइनस दिस इंटू 0.1, 10% की गुडविल की इम्पेयरमेंट है। और गुडविल इम्पेयरमेंट के बाद जब आप सम कर लोगे, ये आ जाएगी आपके पास गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज कि अगर गुडविल गलत निकली हुई है एक्विजिशन वाली, तो इम्पेयरमेंट भी गलत है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं Yes. घटेंगे। ठीक है, गुडविल एट Okay. रिपोर्टिंग डेट आ,
रिपोर्टिंग डेट वाली गुडविल को मैं ऊपर नॉन करंट एसेट्स में ले जाऊंगा, लेकिन पहले वर्किंग्स बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 4। वर्किंग 4 किस चीज़ की होती है जी? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। अब इसका नाम ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो नाम यहीं से लिंक कर लूंगा ना, बार बार कौन लिखता रहो। सो $000 सबसे पहले यहाँ पे क्या मुझे चाहिए? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, जो कि हम यहाँ से लिंक करेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए एनसीआई शेयर, बल्कि सिर्फ शेयर हम लिखते हैं, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। सो इज इक्वल टू ब्रैकेट में रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स माइनस एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स। into ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय एनसीआई की परसेंटेज विच इज 25%। 25. ठीक हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए जी इम्पेयरमेंट का शेयर, शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट। अब जो गुडविल इम्पेयरमेंट है आपकी इज इक्वल टू माइनस, वो गुडविल इम्पेयरमेंट कितनी रही? ये रही। अच्छा, ऑल माइनस नहीं Yes. लगाना, ऑलरेडी इसके साथ माइनस लगा हुआ, सो इज इक्वल टू, और इसको 25% से मल्टीप्लाई करना। देयर यू गो, सम किया, ये आ गई वैल्यू फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। एनसीआई के बाद है जी वर्किंग नंबर 5, जिसका नाम क्या होता है? ग्रुप Group रिटेन retained अर्निंग्स। earning. ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां से सिर्फ नाम को मैं लिंक करूंगा ताकि नाम यहाँ आ जाए। सो डॉलर्स ट्रिपल जीरोस, सबसे पहले आएंगी पेरेंट की, यानी कि हार्वी की रिटेन अर्निंग्स। Hmm. हार्वी की रिटेन अर्निंग्स बाद में लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा जी शेयर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स का और इम्पेयरमेंट का। तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स का शेयर कैसे निकलेगा? वही रिपोर्टिंग डेट माइनस ये And एक्विजिशन डेट, ब्रैकेट क्लोज, into मल्टीप्लाई बाय पेरेंट की परसेंटेज 70. विच इज 75%। 70. ठीक है। उसके बाद मुझे गुडविल इम्पेयरमेंट का भी शेयर चाहिए, तो इज इक्वल टू ये रही भाई इम्पेयरमेंट आपकी, मल्टीप्लाई बाय पेरेंट का शेयर 70. 75%। अब आप एक चीज अगर गौर से देखें, जो हम क्लास में करते थे सेम हम वैसे तरीके उसी तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा लिंकिंग कर रहे हैं चीजों की, ताकि अगर एक जगह वैल्यू हमने गलत डाल दी है, उसकी वजह से आगे जहां जहां गलती हो रही है सिर्फ उसी के नंबर नंबर कटे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आनी है जी अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। सो इज इक्वल टू माइनस, ये रही जी मेरे पास डेफर्ड कंसिडरेशन की वैल्यू इंटू 0.1 यानी कि 10% इंटू 6/12। 12. ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे लेके आना है जी लॉस ऑन कंटिंजेंट कंसिडरेशन, क्योंकि जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है उसकी एक्विजिशन डेट की वैल्यू उसने कितनी बताई थी हमें क्वेश्चन के नोट में? 7.5 मिलियन, और साल के एंड पे वैल्यू उसने कितनी बताई है? 8.5 मिलियन। 8.5. तो यहाँ लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में मैं 8500 लिखूंगा। ठीक है। और जो लॉस है वो यहाँ पे मुझे माइनस करना है, तो क्या करूंगा? एक्विजिशन डेट वाली 85. वैल्यू 7500 माइनस जो रिपोर्टिंग डेट वाली वैल्यू है 8500, ताकि वो मेरे पास नेगेटिव में आ जाए 1000। ठीक है। डेफर्ड कंसिडरेशन की अनवाइंडिंग कैसे होगी? इज इक्वल टू माइनस डेफर्ड कंसिडरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी अभी? निकाली तो थी। ओके, दोबारा निकाल लेते हैं। सो इज इक्वल टू माइनस डेफर्ड कंसिडरेशन की वैल्यू इंटू 0.1 इंटू 6/12। ठीक हो गया। Yes. और कोई इंफॉर्मेशन रहेगी? नहीं, ऑलमोस्ट वी आर डन। Hmm. बस ठीक है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला डाल देते हैं। हाँ, उसकी पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू डालनी है। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स है जी 140,000 की। ठीक है। नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। अब इनको लिंक करना है मुझे। डेफर्ड कंसिडरेशन की वैल्यू लेके आनी है, ये रही डेफर्ड कंसिडरेशन, माइनस का साइन डाल के उसकी अनवाइंडिंग को ऐड करना है। माइनस क्यों डाला है? ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। फिर जी आपके पास यहाँ पे आएगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू डायरेक्टली मेन कॉलम में। इसके बाद मुझे चाहिए वैल्यू फॉर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू, और ये इसको मैंने लिंक कर दिया। गुडविल की वैल्यू डालनी है जी हमें,
is equal to, and there you go. So the total assets are 411245, इक्विटी और लाइबिलिटीज हैं 438245. सो देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. अब वो डिफरेंस किस चीज का है? वो एक आधी चीज हमने गलत की होगी. ठीक है. उसके अलावा ये हमारा मेजोरिटी क्वेश्चन ठीक होगा. लेकिन वंस वी आर डन, हमें इस पे मजीद टाइम नहीं लगाना. हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टाइम अवेलेबल है, श्योर आप इसको देखें. लेकिन इफ यू डोंट हैव टाइम, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. फिलहाल Yes. मैं अभी इसको नहीं देखूंगा, हम इसको बाद में देखेंगे. सो पार्ट ए तो हमारा कंप्लीट हो गया. वैसे सर्ची से देख लेते हैं कोई ऑब्वियस सी मिस्टेक ना हुई हो. सो 10 मिलियन की कंसिडरेशन थी. ठीक है. वो तो हमने पे करना है 2 साल बाद. फिलहाल इसकी वैल्यू 7.5 से 1000 का लॉस आया, वो तो चला गया. इधर भी आ गया. ओके. उसके बाद 20 मिलियन फेयर वैल्यू फैंसी आई थी. हमने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं. इंटरेस्ट वो जो था अनवाइंडिंग 6 महीने की, क्योंकि वो दो जगह मैंने मेरा ख्याल है कि 2 दफा कैलकुलेट की थी. शायद उसी में गलती है. अच्छा, डिफरेंस अगर देख लें कितना है, दोनों का डिफरेंस आप निकालो ना. टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज माइनस दिस. कभी कभी वो सिंपल से डिफरेंस 27,000 का. पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं कोई 27,000 की फिगर हमने मिस तो नहीं कर दी. अदर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई गेन चेन तो नहीं बताया होगा उसने? हाँ. ओके, सो लेट्स नॉट बॉदर इट. ठीक है. कोई 2 या 3 मार्क्स की हमारी गलती होगी, छोटी मोटी. ठीक है. आगे चलते हैं जी. सी क्वेश्चन का जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर बी, उसमें कहते हैं एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 31st March 2026. On 1st April, like said, Harvey acquired 25% of Northway for 18 million. अब 25% एक्वायर किया तो ये क्या है जी? आपका एसोसिएट है. Northway made a loss Yes. of 88 million for the year ended 31st March 6. ठीक है. Harvey has no obligation to fund losses beyond its investment. सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जी. आप पूरा साल इसको अपने पास होल्ड कर रहे हो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 18 मिलियन की थी. उसका लॉस हुआ 88 मिलियन का, और 88 मिलियन में आपका शेयर कितना है? 25%. 25%. तो अगर ये वैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ रिक्वायरमेंट बी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. विच वॉज 18 मिलियन. इसके बाद आएगा शेयर ऑफ लॉस, विच इज -88,000 इंटू 0.25. सो 22,000 आता है. तो नेट ऑफ करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 4,000 का लॉस आ. ठीक हो गया. Yes. हाँ जी. एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? No. ठीक हो गया. तो इनिशियली देखो, इन्वेस्टमेंट को मैंने जो रिकॉर्ड करना है वो 18 मिलियन पे करना है. ठीक है. और जो हमारा बाद में लॉस का शेयर बन रहा है वो कितने पे इसको रिकॉर्ड कर रहा है? 22 मिलियन पे. तो 4. साल के एंड पे हम इसको 4,000 पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम इसको साल के एंड पे रिकॉर्ड करेंगे 0 पे. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी की लाइन लिखी हुई थी, क्या लिखा है? हार्वी हैज नो ऑब्लिगेशन टू फंड लॉस बियॉन्ड इट्स इन्वेस्टमेंट. जितनी इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम उतना लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं. समझ आई बात की? Yes. ये इसमें आपको 2 लाइनें लिख देनी है कि हमने इसको 25% एक्वायर किया है, तो ये हमारी एसोसिएट है जिसकी हम इक्विटी काउंटिंग करते हैं. और लॉस हम मैक्सिमम उतना रिकॉर्ड कर सकते हैं जितनी हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट है. Investment. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा रेशियोज का पार्ट है. अब रेशियोज वाले क्वेश्चन में देखें, एक यूजुअल सा सवाल है जिसमें 6 नंबर का उसने आपको रेशियो की कैलकुलेशन का पार्ट दिया हुआ है. एंड 14 मार्क्स के लिए उसने कहा एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ डरानी को फॉर 26, इंक्लूडिंग कमेंटिंग ऑन द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द सीईओ नरेशन नरेटिव्स. अच्छा, अब यहाँ पे देखो उसने कोई आपको टेबल बना के नहीं दिया. जो रेशियोज हमें Hmm. निकालनी है उसके लिए इसका मतलब है टेबल भी हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. Yes. रेशोज निकालने के लिए देखो जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है, एक X5 की दी है, X6 की दी है. X5 की जो फाइनेंशियल Hmm. स्टेटमेंट है वो कंसोलिडेटेड है, और X6 की जो स्टैंड लोन है यानी सिंगल एंटिटी है. यानी यहाँ पे कंपैरिजन में आप पहली चीज तो ये एक डाल दोगे कि दोनों कंपनीज आपस दोनों ईयर्स जो आपस में कंपैरेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि एक साल में एक ग्रुप है और एक साल में ये एक सिंगल एंटिटी है. ठीक है. रेशियोज Yes. उसने निकालने के लिए कहा है, ये 6, पॉइंट नंबर 6 में रेशियोज हैं. सो प्रॉब्ली 6 रेशियोज ही हैं. 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेशियोज हैं.
आर ओ सी का फॉर्मूला क्या होता है जी हमारा? PBIT divided by capital employed. पीबीआईटी को हम शॉर्ट कर लें तो इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय Mm, कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग मार्जिन का yes. फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। करंट रेशियो इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। Receivable collection period is receivables divided by sales into 365। एंड gearing is debt divided by equity, क्योंकि उसने क्लियर Okay. नहीं मेंशन किया, तो जब मेंशन नहीं किया तो gearing आप यूज करोगे debt divided by equity। Okay. सिनेरियो अगर पढ़ लें इसका तो क्या कहता है? The following are the The summarized standalone financial statements of Daranico for a listed entity for the year ended 30th of September X6 together with the corresponding consolidated figures for 30th September X5। अब मैं अगर कंपेयर करता जाऊं तो रेवेन्यू मेरा कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी 6 मिलियन का ऐड हुआ, और मेरा प्रॉफिट जो है बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स वो लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ। और इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर देखें तो लास्ट ईयर से कम हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो आपका ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें 6 मिलियन का तो प्रॉफिट है। 6 मिलियन अगर निकालें तो पिछले साल से 1 मिलियन का डिक्रीज है वैसे। इनकम टैक्स को देखें तो लास्ट ईयर से हमारा बढ़ गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हमारा इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो नॉन करंट एसेट्स हमारे कम हुए, गुडविल हमारी कम हुई। अच्छा, गुडविल स्टिल हमारे पास है, इसका मतलब है कि अभी भी जो है हमारे पास कोई ना कोई और सब्सिडरी है, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि गुडविल पेरेंट की अपनी रिकॉर्ड करनी नहीं होती है आपने। उसके बाद yes. करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है जो कि कम हो रही है, रिसीवेबल कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है। इक्विटी में शेयर कैपिटल स्टैटिक है। रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी बढ़ गई हैं। लोन नोट्स की अगर बात करें तो लोन नोट्स कम हुए हैं, तो उसका मतलब है आप ये भी कह सकते हो कि सब्सिडी बेच के जो पैसे मिले हैं हमने उससे अपना लोन वापस किए हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू देखें तो कम हो रही है। करंट टैक्स आपका बढ़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़े थे। एंड देयर यू गो। इंफॉर्मेशन में क्या कहता है, पढ़िएगा प्लीज। On 1st October 20X5, Daranico disposed of its 100% subsidiary Sanoco for 60 million in cash, recognizing a gain on disposal of 6 million. This was the only subsidiary within the group. अच्छा, एक ही Uh, सब्सिडरी है जो उसने क्या बेची, और कब बेची? 1 अक्टूबर X5 को, ठीक है। आपका ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर X5। तो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मार्क किया आ जाता है कि फिर ये गुडविल किसकी है? yes. क्योंकि उसने क्या है, इट सोल्ड इट्स ओनली सब्सिडरी ना, ठीक है। जी. अच्छा, और इन्वेस्टमेंट आपकी जो सब्सिडरी की बेची है आपने 60 मिलियन की बेची है, और लोन कितना वापस किए? लोन था 115 और अब कितना रह गया? 30। रफ कैलकुलेशन अगर करें तो इट वुड बी 115 -30। आपने लोन वापस की, सॉरी, 115 - 30। जो लोन आपने वापस किया वो आपने 85 मिलियन का वापस किया है। तो इसका मतलब है सब्सिडी बेच के जो पैसे हैं वो सारे दे दिए होंगे, प्लस अपना कैश भी यूज किया होगा। बाय द वे कैश Yes. बैलेंस हमारा बड़ा है, ओके। आगे क्या कहता है, नोट 2 में पढ़े। Sanoco contributed the following results for the year ended 30 September 20X5. This was included in the consolidated financial statements. Revenue अच्छा, 45,000 अब core. रेवेन्यू में 45,000 एडेड था X5 में, तो X5 के रेवेन्यू में से 240 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो बाकी रेवेन्यू बचता है 195 का। और 195 से Hmm. इस साल 210 आया, तो उसका मतलब है रेवेन्यू हमारा बेटर हुआ है, ठीक है। Yes. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू बताई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग वगैरह बताया है। फिर जी, Proceeds from the disposal were used to repay 60 million of long-term loan notes. बोले जी, वो जो हमने ऊपर से एक चीज गेस की थी यहाँ पे उसने बता भी दी है। फिर जी आगे। No non-current assets were disposed of during the year. ठीक है, कोई नॉन The करंट एसेट्स CEO, हमने वापस नहीं किए, परचेज नहीं किए। फिर जी, सॉरी, डिस्पोज नहीं किए। the The CEO has written a narrative report to accompany the financial statements. The following highlights are extracted from this report. Revenue fell by 12.5%, but core operating performance remains strong. Profits improved significantly due to better efficiency. The disposal of Sanoco has strengthened the financial position and enhanced shareholder value. ठीक है, नेक्स्ट जी। उसने रेशोज जो Ratios. उसने जो बताए हुए रेशोज X5 के लिए वो क्या है जी? ROC 9.6 टाइम्स परसेंट है।
Asset turnover is 1.04 times, profit operating margin is 9.2, current ratio is 1.83, inventory holding period is 48 days, receivable period is 26 days, gearing is 50 days। ठीक है। तो ये अब बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें अभी कैलकुलेट करने पे, लेट्स गो टू द आंसर और देखते हैं उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आंसर पे जा रहा हूँ। Okay. ओके जी, सो इफ वी कम टू द आंसर, तो 60 में से भाई 58 स्कोर है, तो इसका मतलब है कोई एक एमसीक्यू हमारा गलत हुआ है, बाकी हमारा सब ठीक है। अब वो कौन सा गलत है वो बाद में सर्च करेंगे, पहले मैं जाता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन पे और देखते हैं जी कि हमने क्या हनीय की है। पहले कंसोलिडेशन वाले पे देख लेते हैं क्या गलती हुई। Yes. कंसोलिडेशन का हमने तो ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो देखते हैं, आंसर कहाँ से निकलता है जी। सैंपल आंसर पे जाएंगे, डाउनलोड, ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। प्लीज मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। Yes, sir, आ रहा है। आपकी गुडविल इसने निकाली है 17343, और हमारी कितनी थी वो भी हम साथ कंपेयर कर लेते हैं। हमारी गुडविल है 17345, तो 343 एंड 345, 2 मिलियन का फर्क है, 200,000 का फर्क है गुडविल का। तो टू का क्या फर्क है, बल्कि 2000 का है। ओके। Yes. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू 251,500, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट 20,000, ये भी ठीक है हमारा। तो 2000 का डिफरेंस यहाँ पे। इन्वेंट्री लेके देखें तो 77,400, इन्वेंट्री हमारी है 50,400। ओके। रिसीवेबल 54,000 एंड 54,000, कैश 18,000 एंड 18,000, ठीक है। शेयर कैपिटल 100,000 का है, और इक्विटी ऑप्शन 6276, ठीक है। शेयर कैपिटल 6276 आ गया। उसके बाद ग्रुप रिटेन अर्निंग्स 158,991 आए हैं, और हमारे और इसके कितने थे, 158,991, बिल्कुल ठीक है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 27,118, नॉन करंट लाइबिलिटीज में अगर जाएं, बोरिंग्स मेरे पास आई हैं 73,724, यहाँ पे है 53,724। ओके, तो उसको 20,000 का फर्क इधर आ रहा है। बोरिंग्स भी 20,000 की, अच्छा नहीं ठीक है 73 है, उसने सब्सिडी वाली अलग से लिखी है, हमने कन्वर्ट वो बोरिंग्स के अंदर ही एडजस्ट कर दिया था ना, उसने अलग से इसको कर दिया। डिफर्ड कंसिडरेशन 28,634 है, और हमारी कितनी है 28,636। ओके, यहाँ पे 2,000 ज्यादा है, ठीक है। और जो कंटेंजेंट कंसिडरेशन है 8,500 की है, ठीक है। अच्छा, डेफर्ड को भी उसने नॉन करंट में डाला हुआ है, स्ट्रेंज। ट्रेड पेबल 35,000 के हैं, और हमारे पास जो ट्रेड पेबल्स हैं वो भी 35,000 के हैं, ठीक है। वर्किंग्स देखते हैं जी। सो ये गुडविल कैलकुलेशन आ गई जी, गुडविल कैलकुलेशन हमारे पास भी आ गई। सो कैश इज 55,000, ठीक है। डेफर्ड 27,270, 27,273, यहाँ पे गड़बड़ की है हमने। 20,000. 30,000 को हमने किया 1/1 डिवाइड बाई पावर 1, इसने क्या किया, इसने इसकी वर्किंग दी, तो इस पर इंटरेस्ट लगाने की वर्किंग दी हुई। प्रेजेंट वैल्यू जो निकाली है इसने, कहाँ से निकाली, 27 टू, ये वाली वैल्यू जिसने निकाली 27,270। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है जैसे, so deferred consideration was 30 million payable on 1st October X5, तो वहाँ से अभी कैलकुलेट कर लें। Let me open up the calculators. So that's 30,000 divided by 1.1 raised to power 1, 27,272 बनता है, 27,273। हम्म. ओहो, उसने पता है क्या किया है,
उसने 30,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर देखो उसमें क्वेश्चन में एंड में गिवन बताया हुआ था ना ये वाला, उसने इसको Yes, यूज कर yes. लिया है। ठीक है, तो स्टिल इससे फर्क तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको अच्छा, इसके बाद जी कंटिजेंट कंसिडरेशन जो थी वो 7,500 की थी, हमारी भी ठीक है। NCI 20,000, नेट एसेट्स 90,500, ये भी ठीक है। तो ये टू का डिफरेंस तो हमारे वहाँ से जस्टिफाइड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी Hmm. नेट एसेट्स की वैल्यू देखें तो एक्विजिशन पे है मेरे पास 90,500, रिपोर्टिंग पे 118,973, इधर गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ है, क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, फिर एडजस्टमेंट है, एक्सेस डिप्रिसिएशन और पर सो 1 2 3 4 5, ये गुडविल इम्पेयरमेंट हमने यहाँ पे माइनस नहीं की। Then, यार उसको गुडविल इम्पेयरमेंट को हमने यहाँ पे माइनस करना नहीं होता, कि वो तो डायरेक्टली आगे शेयर जाता है ना, क्योंकि एनसीआई की हमारा ठीक था ना। yes. एनसीआई हमारा ठीक है, तो इसका मतलब वो सही है, ओके। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में फर्क देख लेते हैं क्या है। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स 140,000 की ग्रुप रिटेन अर्निंग्स है, ठीक है। देन उसके बाद Okay. 21,355, इन दोनों का टोटल शुड बी 21,355, टोटल एक दफा कर देते हैं। 22,800 माइनस 1,445.5, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ रहा है जी इंटरेस्ट जो अनवाइंडिंग है, 1,364 की, हमारी है 1,364 की है, ठीक है। लॉस आ गया 1,001, ये भी ठीक है। गड़बड़ किधर हुई है। सर वो 27,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा था? मैं भी वही देखना चाह रहा हूँ 27,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है वो है जी 438,243, Hmm. 438,245, ठीक है, वो हमारी दो ज्यादा आनी थी, ठीक है। एसेट्स Hmm. में कोई गड़बड़ हुई हुई है, एसेट्स में हमने कहीं गड़बड़ कुछ की है। इन्वेंट्री में यस, इन्वेंट्री में गड़बड़ थी, क्योंकि इन्वेंट्री की हमारी वैल्यू मैच नहीं करी थी ना। तो Yes. इन्वेंट्री 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 77,400. 77,400, और हमारी जो इन्वेंट्री है 50,400 है। क्यों भाई, 48 प्लस 30, Hmm. 70. 78,000। हमने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू में गलती कर दी, हमने क्या वैल्यू यूज की Yes. है। ओहो, जीरो मिसिंग है ना, एक एक जीरो और डलना था, Yes. हमने 30 को 3 लिखा है। सो जी जी. दैट वाज अ सिली मिस्टेक, सो एक नंबर इसका कटेगा, बाकी हमें पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन। ठीक हो गया, सो लेट्स नाउ मूव टू द रेशियोज वाला पार्ट, और देखते हैं देखिए क्या इसने बताया हुआ रेशियो वाले में। अगेन इसके आंसर पे जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ओके, दे रही हो। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन थी उनकी बेसिस पे हमने 26 के रेशियोज निकाल लेने हैं, जो कि इसने निकाल के हमें दिए हुए हैं। आरओसी हमारा ज़्यादा हो रहा है, एसेट टर्नओवर हमारा ज़्यादा हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा कम हो रहा है, करंट रेशो कम हो रहा है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम हो रहा है, रिसीवेबल डेज कम हो रहे हैं, और गियरिंग भी कम हो रही है। तो अगर मैं देखूँ कौन कौन से रेशोज पॉजिटिव में जा रहे हैं, आरओसी पॉजिटिव जा रहा है हमारा, एसेट टर्नओवर पॉजिटिव जा रहा है, Yes. ऑपरेटिंग मार्जिन और करंट रेशियो ये दोनों थोड़ा नेगेटिव गए हैं स्लाइड, और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी हमारा बेटर हो गया, क्योंकि जितना कम हो उतना बेहतर है, रिसीवेबल डेज हमारे Yes. बेहतर हो गए, और गियरिंग भी बेहतर हो गई, ठीक है। Very good. अब उसने जो कहा हुआ है जी, कमेंट करना है, एनालाइज करना है परफॉर्मेंस को, अब जरा उसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। जी प्लीज पढ़िएगा। Financial performance. It should be noted that the financial statements for the previous year are based on consolidated results, whereas the current year results are on standalone basis.
Hence, for better comparison, it is necessary to remove Sano's operating results from the consolidated numbers, especially those related to revenue and operating profits. The previous year's number for the statement of financial positions are not available, and hence the comparing ratios may need to be taken as approximation. अब वो कह रहे हैं कि हम जो सा वो अप्रोक्सीमेशन की बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में क्या कहते हैं? The comment made by the The CEO that the revenue declined by 12.5% is not fully correct. The decline he commented upon compares the standalone number with consolidated numbers. It must be assessed considering the sale of Sanoco. Sanoco contributed 45 million revenue of the previous year. Adjusting for this underlying revenue, continuing the business has increased by 7.7 million. कहते हैं ओवरऑल तो हमें नजर आ रहा है कि 12.5% डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर सैनो के हम इफेक्ट को रिमूव कर दें लास्ट ईयर में से, तो हमारा रेवेन्यू 7.7% से इंक्रीज हुआ है, indicating that the revenue actually went up marginally on a standalone basis. On removal of the cost of sales of Sanoco in the previous year, the cost of sales has increased by 5% year on year, resulting in a marginal fall in gross profit margin from 21 to 19%. Operating expenses increased by 5%, which indicate a weaker control cost, cost control. Analysis indicates that Sano generated a higher operating margin of 15.5 than continuing business. अब ये उसने जो उसके रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए थे ना, उसकी बेसिस पे इसने इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट कर लिया है। कहता है कि उसका जो अपना ऑपरेटिंग मार्जिन था वो आपके टोटल बिजनेस के ऑपरेटिंग मार्जिन से बेहतर था। Reinforcing the conclusion that the disposed subsidiary was a strong performer. Profitability में कहता है जी डरानी को profitability shows a mixed underlying picture once the impact of the disposal of Sanoco is separated from continuing operation. The reported profit and ROC of 26 were overstated due to the one-off 6 million gain. When this non-recurring gain is considered alongside Sanoco's 3 months contribution, 45 million and 7 million operating profit, it becomes clear that the full year results do not reflect a sustainable level of performance. With Sanoco no longer part of the business, future revenue and operating profits will be lower, making the 26 figures unrepresentative of the ongoing operation. तो वो कहता है कि जाहिर बात है कि निकाल दिया आपने जो एक स्ट्रॉन्ग आपका परफॉर्मर था, तो आपके फ्यूचर का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट्स हैं वो मजीद क्या होंगे, कम होंगे। फिर कहता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9.6 to 16.7%, which appear favorable. Most of the improvement, however, arises from the sharp reduction in the capital employed rather than a genuine improvement in performance. ठीक है। अब जो प्रॉफिट में एक शार्प इंक्रीज आया है उसकी वजह से है, और प्रॉफिट में जो इंक्रीज आया है उसमें एक नॉन रिकरिंग गेन भी 6 million का इंक्लूडेड है, जो कि अगले साल नहीं होगा। Capital employed fell from 230 million to 150 million, largely because of the disposal proceeds were used to repay the loan notes. And the profit before financing and income taxes increased only by 3 million, primarily due to the one-off gain on disposal of 6 million. आपका जो प्रॉफिट है वो 3 मिलियन से इंक्रीज हुआ है, जिसमें 6 मिलियन का जो गेन था, तो इसका मतलब एक्चुअली प्रॉफिट हमारा 3 मिलियन से डिक्रीज कर रहा है। Without this yes. gain, profit before tax would have been 19 million, giving an underlying ROC of 12.7%. Still an improvement, but materially less dramatic. The reduction in capital due to the disposal has happened mid-year. ROC is calculated on the closing capital, and therefore the calculation may not give the correct picture. Operating profit margin is virtually unchanged, 9.2 से 9.1 पे जा रहा है, तो कह रहे हैं virtually बहुत ज़्यादा change नहीं है इसमें। This suggests operating efficiency did not improve as claimed by the CEO. The improvement in bottom line profit is therefore mainly driven by the disposal gain and lower interest expense rather than stronger trading performance. कहते हैं ओवरऑल जो आपको हालात थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि एक तो आपने प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया है 6 मिलियन का, और दूसरा जो आपने लोन नोट्स वापस किए हैं, रीपे किए हैं, उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम हो गया। तो ये आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड इंडिकेटर्स है। फिर कहते हैं the CEO claimed that the profit improved due to the efficiency is therefore misleading. Profit improvement is attributable to the disposal gain and reduced interest expense. Without the gain, profit for the year would have been substantially lower. Efficiency की बात कर रहे हैं, कहते हैं both inventory days and receivable days have improved significantly. These improvements suggest tighter working capital management.
However, part of this improvement is attributable to the removal of Sanoco's working capital balances, so the extent of operational improvement cannot be determined solely from the ratios. Asset turnover increased sharply. This is again largely an effect of the reduction in capital employed following the disposal rather than increased operational output. While working capital ratios have improved, further interpretation is limited without understanding credit policies, inventory management strategies, and impact of Sanoco's disposal on working capital balances. Improvement may reflect an structural change rather than operational efficiency. जो improvements हैं कहते तो स्ट्रक्चर जो आपका चेंज हुआ है उसकी वजह से इंप्रूवमेंट आई है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। लिक्विडिटी में क्या कह रहे हैं? लिक्विडिटी हैज वीकेंड क्योंकि आपका करंट रेशो भी कम हो रहा था और आपका जो क्या नाम है, मेन तो इसका फैक्टर यही होता है। द करंट रेशो फेल फ्रॉम 1.83 टू 1.55 although this remains above 1.1 1:1. The deterioration suggests that the business is operating with less short-term flexibility. The decline arises because the disposal reduced the scale of current assets, particularly receivables and inventory, while the disposal proceeds were used primarily for loan repayment, not liquidity enhancement. Cash did increase slightly, जो कि 2 से 5 पे गया, but this is a modest given the 40 million inflow from the disposal. Overall, liquidity is stable but deteriorating, and the improvement claimed by the CEO is not supported. Interpretation of liquidity is limited without industry benchmark or a statement of cash flows, which would provide clearer state assessment of the cash generation capacity. अब देखो एक एक रेशियो को उसने अलग अलग डिस्कस किए हैं। सिर्फ चेंज क्या होगा आपके लिखने में और इसके, इसने हेडिंग्स दी नहीं है, हम लोग हेडिंग्स के बगैर काम करें। Gearing में कहता है gearing has fallen sharply from 50% to 20%, an improvement that is directly attributable to the repayment of the 60 million loan notes funded from the disposal proceeds. This does strengthen the financial position as the CEO suggests, and significantly reduces financial risk. However, this is the result of non-recurring disposal, not improved operating performance. While lower gearing improves future flexibility, the disposal also reduces earning capacity, so the long-term effect on shareholder value is mixed. Part of the reduction is in gearing is also may also arise from the exclusion of Sanogo's borrowing from 26 statement of financial position, making a direct comparison with the prior year less reliable. कहता है एक तो फैक्टर ये है कि आपने सब्सिडी बेच के जो पैसे मिले उनसे लोन भी पे कर दिया, और फिर अगले साल में आपके पास 26 में जो सब्सिडी की बोरिंग्स है वो भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल असेसमेंट अभी कंक्लूजन देने लगे, कहता है द नरेटिव प्रेजेंट ऑन sorry, the CEO narrative present an overly positive view of the company's performance, while gearing has clearly improved. This is due to the disposal rather than the operational discipline. Underlying performance is stable rather than strong, with no change in the operating margin. Revenue decline is explained by the disposal, but liquidity has weakened. It needs to be seen if the efficiency improvement are disposal related only. The disposal has strengthened the statement of financial position, but has also reduced the scale of the business. Improvement in the profitability is not sustainable as it is driven by वन ऑफ फैक्टर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट की इंप्रूवमेंट है ये वन ऑफ फैक्टर की वजह से है, इसको आप लॉन्ग टर्म नहीं इम्पैक्ट अपने देख सकते, क्योंकि अगले साल तो नहीं ये चीज होगी ना। अब आप हर साल तो सब्सिडी नहीं सेल करोगे। Evidence suggests that disposed subsidy was more profitable than the continuing business, raising concern about the strategic impact on the disposal of the on the long-term performance. Conclusion में क्या कहता है? While the disposal of Sanoco has strengthened Daranico's financial position by reducing gearing and increasing asset efficiency, it does not mask the fact that the company's underlying trading performance has shown little improvement. The profit increase is largely attributable to the disposal gain and reduced interest expense rather than the strong performance, strong operations. Liquidity has declined and remains an area requiring close monitoring. The CEO commentary therefore provides an unbalanced view of the company's performance. Although the disposal improves the short term financial stability, the long term impact on the profitability and shareholder value remains uncertain and depends on the company's future strategic decision. अब ये इसने
इंटरप्रिटेशन लिखी है 14 मार्क्स के लिए। पहली बात, हमें 14 मार्क्स नहीं चाहिए इसमें। हमें 14 में से चाहिए मैक्सिमम 4 नंबर, क्योंकि 6 नंबर हम उठाएंगे रेशो कैलकुलेशन से। अब रेशो जो इसने हमें कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए थे, आरओसी था, एसेट टर्नओवर, ऑपरेटिंग मार्जिन, करंट रेशो, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, गियरिंग। अब ये वो रेशो है जो हम लोग F2 से करते आ रहे हैं। तो रेशो कैलकुलेशन में हमने अपने मार्क्स पूरे पूरे उठाने हैं। नंबर वन, 6 नंबर वहां से उठाने हैं। बाकी हमने इंटरप्रिटेशन जो लिखनी है, हमने सेम से लिखनी है कि हम लोग सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स अटेन करें। अब जब ये ज़हन में रखेंगे कि पासिंग मार्क अटेन करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जब लिखेंगे, प्रेशर कम होगा, हम बहुत इजीली इसको लिख पाएंगे। ठीक हो गया। सो Yes. वंस अगेन, जो एग्जाम सॉल्व करने का पैटर्न होगा, पहले आप सेक्शन ए करोगे, फिर आप सेक्शन बी, फिर आप सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो पहले ड्राफ्टिंग या कंसोलिडेशन का सवाल है वो करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में आप रेशियोज वाला क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल लास्ट में क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप लास्ट में करोगे तो एक तो आपके पास कोई टाइम प्रेशर नहीं होगा, दूसरा आप सब कुछ कर चुके होगे, आपको एक चीज सेटिस्फेक्शन होगी कि बाकी सब मैंने पेपर कर लिया हुआ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पिछले सेक्शंस में से जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ आ रहा होगा, आप वो भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकोगे। मतलब अगर रफली हम देखें, सेक्शन ए तकरीबन 30 मिनट्स लेगा, ठीक है। लेट्स सपोज 40 मिनट्स ले लिए हमने, 12 14 मिनट वहां से बचाए। सेक्शन बी अगेन आपके 40 मिनट्स ले लेगा, तो आपने 14 मिनट्स यहाँ से बचा लिए। यानी सेक्शन ए और बी में से आप तकरीबन 20 to 28 मिनट्स बचा लोगे। क्वेश्चन जो आपके पास आएगा ड्राफ्टिंग का या कंसोलिडेशन का, अब उसमें अगर कंसोलिडेशन का सवाल है तो वो 20 नंबर वाला सवाल पूरे 36 मिनट नहीं लेगा आपके। इट विल टेक अ मैक्सिमम ऑफ लेट्स सपोज 25 मिनट्स। अगर 25 मिनट्स लगते हैं तो उसका मतलब है 9 मिनट्स आपके यहाँ से बच रहे हैं। 28 Yes. प्लस 9, आपके पास 37 मिनट्स फालतू आ गए आखिरी सवाल के लिए। मतलब आखिरी सवाल के लिए अपना टाइम प्लस ये जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है, यू कैन क्लब इट एंड यूज इट टू आंसर द क्वेश्चन। सो प्लीज क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है स्टैंडर्ड्स की, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और क्वेश्चंस को दिन सॉल्व करना है। पैनिक होने का, प्रेशर लेने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। ठीक है। सो प्लीज क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स को, सिनेरियोस को गौर से पढ़ें, सॉल्व करें। ठीक है। और एक हम रखेंगे जी रिवीजन क्लास, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले। सो एग्जाम हमारा थर्सडे को है, तो हम लोग वेंसडे को एक क्लास रखेंगे, और उसमें मजीद जो मसले मसाइल हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ उस क्लास में सब लोग प्लीज़ अवेलेबल रहिएगा। एंड अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप वगैरह पे भी पूछ सकते हैं। सो एंजॉय करें जी। सर, जी जी। रेशोस जो हेडिंग देके करने हैं या फिर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है? हेडिंग आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। हेडिंग का पता है मसला क्या होता है? हम लोग जब हेडिंग जी। देते हैं ना, तो हेडिंग देने का मतलब होता है आपने उस हेडिंग से बाहर नहीं लिखना। लेकिन हम लोग जब इंटरप्रिटेशन लिख रहे होते हैं तो हम तो ओपन एंडेड लिख रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता, लिखते लिखते हम ऑपरेटिंग मार्जिन शुरू करेंगे और करते करते हम उसको गेयरिंग में ले जाएंगे। ठीक है। यस। तो वो फिर मसला होता है, तो इसलिए आप छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखो, ताकि अगर हेडिंग के बगैर लिखोगे तो वो ओपन रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी लिखना। ठीक हो ओके गया। सर। और बाकी जो ओके। है, रेशोज की, लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि आपका जो एक थोड़ा सा फेयर है वो निकलता रहे, टाइपिंग प्रैक्टिस थोड़ी बेहतर होती रहे, एंड देन यू गाइस आर गुड टू गो फॉर एग्जाम। ठीक है। सो एंजॉय करें जी, होती है मुलाकात। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।